हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम बाय ब्रिटिश का। और इस सीरीज़ में टोटल 5 वीडियोस आएंगी और ये हमारा अब आज पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट सेटलमेंट को। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये परमानेंट सेटलमेंट था क्यों ब्रिटिश ने इसे 1793 में ही इंट्रोड्यूस किया, क्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ही इंट्रोड्यूस किया, क्यों ज़मींदार को अपॉइंट किया जबकि वो खुद टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर ना हो तो इसका आंसर हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं वैसे भी। क्वेश्चन ये कहता है कि द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूस फॉर, क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, किसके लिए हुआ था। पहला ऑप्शन है एक पिजन राइट था, देखते हैं सही है गलत है। सेकंड है बॉर्जिस प्रॉपर्टी राइट इन लैंड टू ज़मींदार, ये ज़मींदार के लिए था। बॉर्जिस का मतलब होता है कैपिटलिस्ट। थर्ड पॉइंट कहता है शिपिंग राइट्स फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ये शिपिंग राइट्स था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। फोर्थ कहता है राइट्स फॉर वुमेन टू हैव प्रॉपर्टी राइट, औरतों को प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए, ये राइट दे रहा था ये। तो देखेंगे चारों पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे, तब तक आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए इसका सही आंसर करने की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन मैनी एरियाज, विच ऑफ दीज वाज अ फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट के फीचर इनमें से क्या थे। पहला पॉइंट है ये फिक्स्ड लैंड रिवेन्यू है, अब है या नहीं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है नॉन ट्रांसफरेबल ऑनरशिप ऑफ लैंड, मतलब ज़मीन को एक ज़मींदार दूसरे ज़मींदार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है या कर सकता है, ये हम आगे देखेंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कल्टिवेटर्स रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टीनेंट, टीनेंट के स्टेटस को कल्टिवेटर रिड्यूस कर सकता था। तो आप ट्राई कीजिए अपनी तरफ से इसका आंसर करने की, अगर ना हो तो हम आगे इस वीडियो में आपको इसके दोनों क्वेश्चन के आंसर पता लग जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग परमानेंट सेटलमेंट। इसे स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं लोग, और इसका एक फेमस नाम ज़मींदारी सिस्टम भी है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1793 इन द रीजन ऑफ बंगाल, उड़ीसा, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ बनारस एंड मद्रास लेटर। कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। बाय द वे ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस, शक्ल भी देख लीजिए आप। पहले पॉइंट से 3 क्वेश्चन राइज होते हैं कि क्यों या क्या सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही ट्राई किया था इसे इंट्रोड्यूस करने की। सेकंड कि 1793 ही वो टाइम क्यों बना जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये रीज़न ही क्यों चुने गए इस सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और बाद में हमें पता है कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया, आगे भी इसे बनारस और मद्रास तक इंट्रोड्यूस किया गया था। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट, ये जो कंसेप्ट है और इस सेटलमेंट में जो ज़मींदार होता है ऑनर ऑफ द लैंड, क्या ये न्यू कंसेप्ट था 1793 में। तो इसका आंसर है नहीं। ब्रिटिश से पहले भी इंडिया में ज़मींदारी सिस्टम होती थी, हम सबको पता है वैसे भी। और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हाइक पे था मुग़ल पीरियड में, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के पीरियड में ये काफ़ी ज़्यादा बूम पे था। इस सिस्टम में होता क्या था और इस सिस्टम में अभी भी ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि ज़मींदार वो थे जो ऑनर ऑफ द लैंड हो जाते थे। मतलब राजा उन्हें एक एरिया का जितने भी ज़मीनें हैं उस ज़मीन का ऑनर बना देता था। फिर उस ज़मीन पे ज़मींदार का काम होता था खेती करवाना और टैक्स कलेक्ट करना, और टैक्स कलेक्ट करके वो किंग को दे देता था। तो ये चीज़ पहले भी होती थी इंडिया में। क्या ये ब्रिटिश के लिए नहीं थी? नहीं, ब्रिटिश के लिए भी ये कोई नई चीज़ नहीं थी। असल में इंग्लैंड में भी ये कंसेप्ट था फ्यूडल लॉर्ड्स का। वहाँ पे भी फ्यूडल लॉर्ड्स क्या होते थे कि एक ज़मीन के वो मालिक होते थे, वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करते थे, खेती करवाते थे और वो किंग को दे देते थे। ये सेम सिस्टम वहाँ भी था और इंडिया में पहले से ही था। तो ये कोई नई सिस्टम 1793 में इंट्रोड्यूस नहीं हुई।
तो क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस वो पहले व्यक्ति थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, उन्होंने किया? नहीं, इससे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने भी कोशिश की थी और उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस भी किया था, एनुअल सेटलमेंट ऑफ लैंड, पर वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं सका। उसके कुछ रीजंस है। वो रीज़न क्या थे? वो रीज़न ये थे कि 1793 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी नहीं कि इस तरीके की सेटलमेंट वो कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको याद हो या आपको पता हो तो 1793 में फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट आया था और इस चार्टर एक्ट से पहले 2 एक्ट और पास हो चुके थे, पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर आप इन दोनों ही एक्ट को अच्छे से एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि इन दोनों ही एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास ही इसीलिए किया था क्योंकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना चाहते थे, रेगुलेट करना चाहते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सही से फंक्शन नहीं कर रही थी इंडिया में, तो उनके अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहते थे। और तो ये रीज़न था एक। और 1793 से पहले कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे, फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। इसमें बैटल ऑफ बक्सर 1764 जो एक काफ़ी बड़ा इवेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। और ये दीवानी राइट्स किन जगह के लिए मिले थे आपको पता होना चाहिए, ये वही बंगाल, उड़ीसा और बिहार थे। दैट्स वाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इन्हीं 3 जगह पे इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इन्हीं 3 जगह पे जनरली उनकी पकड़ मजबूत थी, क्योंकि ये तीनों ही रीजन उस टाइम बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। और बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री है ये कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी बंगाल प्रेसिडेंसी में इस पीरियड तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस पीरियड के बाद भी, लेकिन इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग थी बंगाल प्रेसिडेंसी में, इसीलिए इन्हें सिर्फ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। जब यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए, इसके बाद बनारस और मद्रास के कुछ पार्ट में भी इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था कंसेप्ट इस पहले पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, और ये 1 लाइनर क्वेश्चन में आता है वनडे एग्जाम में, कि इस एक्ट के आर्किटेक्ट कौन थे, किसने डिज़ाइन किया था ये एक्ट? तो ये आर्किटेक्ट थे जॉन शोर, इसे आप याद रखें। थर्ड पॉइंट कहता है, इट डिक्लेयर्स जमींदार एज द ऑनर ऑफ द लैंड वर गिवन हेरिडिटरी राइट्स टू सक्सेशन ऑफ द लैंड। तो जैसे पहले होता था सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि एक एरिया की जितनी भी ज़मीनें हैं, जो भी लैंड है, उसका ऑनर एक ज़मींदार, एक पर्सन को बना दिया जाता था, और उसे ये हेरिडिटरी राइट था, ख़ानदानी राइट्स था एक तरीके से, कि उसी के फैमिली के लोग ज़मींदार बनते रहेंगे जब तक सब कुछ सही से चले तब तक। फोर्थ पॉइंट कहता है कि ज़मींदार केप्ट 1/11 पार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ब्रिटिश गॉट अ फिक्स्ड ऑफ 10/11 ऑफ और रेवेन्यू, सॉरी और है ऑफ रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ कि जो भी ज़मीन है, उस ज़मीन पे जो भी रेवेन्यू जनरेट किया ज़मींदार ने वाया टैक्सेस, उसका एक फिक्स्ड प्रपोर्शन, कितना, अगर 11 रुपये जनरेट किए हैं रेवेन्यू में, तो 10 रुपये फिक्स, 10 रुपये ब्रिटिश को जाने ही जाने हैं। उसके बाद जितने बचे, 1 पार्ट ही बचेगा, 1 रुपये ही बचेगा, तो वो 1 पार्ट किसको मिलेगा? ज़मींदार को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट कहता है, ज़मींदार वर फ्री टू फिक्स द रेंट। ज़मींदार अपने हिसाब से जितनी रेंट रखना चाहे उस ज़मीन पे उतना रेंट रख सकता है, उतना रेंट कलेक्ट कर सकता है पीजेंट से। सिक्स्थ पॉइंट कह रहा है कि ज़मींदार कुड सेल और ट्रांसफ़र द लैंड एज दे विश। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ज़मींदार कुड सेल और ट्रांसफ़र द लैंड एज दे विश, अपनी मर्ज़ी से वो चाहे अपनी ज़मीन को किसी दूसरे ज़मींदार को बेच सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं मेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो इस परमानेंट सेटलमेंट के फ़ायदे क्या हुए? तो ज़्यादा फ़ायदे इंडियंस को तो हुए नहीं, जो होने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को हुए। पहला फ़ायदा ये हुआ कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ फार्मर फेल अपॉन द शोल्डर ऑफ इंडियन लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ देखिए, मतलब कितनी ज़्यादा नॉलेज और कितनी ज़्यादा प्लानिंग थी ब्रिटिशर्स की। वो जानते थे कि वो मुट्ठी भर है,
1973 में इनकी कोई खास पोजीशन नहीं है। इंडियंस चाहे या एक सिर्फ बंगाल के ही लोग चाहें तो उन्हें आराम से बंगाल से भगा सकते हैं, मार पीट के हटा सकते हैं वहाँ से। फिर भी और इसी वजह से टैक्स कलेक्शन का जो काम था उन्होंने खुद अपने हाथों से नहीं किया, उन्होंने लैंडलॉर्ड्स बना दिए, ज़मींदार बना दिए। मतलब इंडियंस में से ही किसी एक को पकड़ के ज़मीन का मालिक बना दिया, और वो इंडियन ही क्या करेगा, अपने दूसरे इंडियंस से, दूसरे लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, ताकि उन किसानों को ये ना लगे कि ब्रिटिश इंडिया या अंग्रेज़ हम पे रूल कर रहे हैं, वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इंडियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस टाइम तक। तो हुआ क्या कि इस एक्ट के बाद सारा देखभाल, जो भी देखभाल करना था किसानों का, खेत ज़मीनों का, वो सारा काम ज़मींदार करते थे, और बैठे बिठाए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ 10th पार्ट वो एंजॉय करती थी। सेकंड पॉइंट क्या है रहा है, बिकॉज ऑफ द परमानेंट नेचर ऑफ द सिस्टम देयर वर अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द एवरीवन। क्योंकि ये परमानेंट नेचर ऑफ सिस्टम था, ये ऐसा नहीं था कि हर साल इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नहीं, फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड 20-30 ईयर्स के लिए ये फिक्स कर दिया गया कि हाँ, ये मेनली 30 ईयर्स के लिए कि फिक्स कर दिया गया कि ये सेम रूल रहेंगे, सेम रेंट रहेगा, सेम कंडीशंस रहेंगी। तो इस वजह से सभी लोग सिक्योर थे। ज़मींदार इसलिए सिक्योर था कि ब्रिटिश ज़्यादा पैसे डिमांड नहीं करेंगे साल बाय साल। किसान इसलिए सिक्योर थे कि ज़्यादा उनसे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। और क्योंकि ये परमानेंट नेचर का था कि ज़मींदार खुद सिक्योर फील कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर साल उनसे ज़्यादा टैक्स नहीं लेगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी, तो ज़मींदार भी इंटरेस्टेड थे कि क्यों ना इम्प्रूव किया जाए लैंड को, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए, फार्मर्स की कंडीशन को थोड़ी इम्प्रूव किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सके उस लैंड से, वो अपना फ़ायदा सोचने के लिए। चलिए, डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स है कि क्योंकि ये हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स थे, सेटलमेंट था, तो हेरिडिटरी सेटलमेंट की वजह से क्या हुआ, एक नया ही क्लास जनरेट हो गया इंडियन सोसाइटी में। आपको अगर याद हो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले कहते हैं कि 2 ही क्लास हुआ करती थी, रिच और पुअर। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एक थर्ड मिडिल क्लास ने जन्म लिया। तो इसी तरीके से जब एक रीजन के, एक गांव के किसी एक पर्सन को ज़मींदार बना दिया जाता था, एक, और ये भी हेरिडिटरी राइट हो गए, तो उस रीजन में वो पर्सन उस पर्सन ने क्या करा, उस पर्सन की वजह से क्या हुआ, एक नया ही क्लास जनरेट हो गया, एरिस्टोक्रेसी की। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? एक गरीब किसान और एक गवर्नमेंट के बीच में एक मिडिल क्लास, जो कि ना आप गरीब है, जो कि ना इतना गरीब है कि वो भूखा मर सके, और जो कि ना इतना अमीर है कि किसी बड़ी बीमारी के इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करा सके। इस तरीके के जो हम, जैसे हम मिडिल मैन हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वैसे ही एक क्लास जनरेट कर दी। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि ज़मींदार्स वर जनरली फेवरेबल फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश इवन ड्यूरिंग द पीजेंट्स मूवमेंट, और सम हाउ इन फ्रीडम स्ट्रगल में भी कहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्योंकि ज़मींदार को फ़ायदा हुआ, अब ऑब्वियसली बात है 10 लोगों में से किसी एक का फ़ायदा हो रहा है किसी सरकार की वजह से, तो वो सरकार का लॉयल रहेगा। और इसी वजह से क्या होता था कि ये जो भी पीजेंट मूवमेंट होते थे, उस पीजेंट मूवमेंट में भी ज़मींदार ब्रिटिश का ही साथ देती थी। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ऐसा हर जगह नहीं होता था। थर्ड पॉइंट कहता है कि लैंड असेसमेंट वाज नॉट डन प्रॉपरली। मतलब जो रेंट रखा जाता था, जो लैंड का जो रेंट होता था, वो कोई प्लानिंग के साथ नहीं होता था, कोई सर्वे नहीं होता था इस टाइम तक कि कोई अच्छी ज़मीन है तो उसका रेंट ज़्यादा होना चाहिए, या कोई ज़मीन फर्टाइल नहीं है तो उसका रेंट कम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। तो फर्टाइल और अनफर्टाइल सारी लैंड को सिमिलर कंसिडर करके आर्बिट्री, मतलब खुद से ही बिना कुछ सोचे समझे एक रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया कि इस लैंड से इतना रेवेन्यू हमें चाहिए। दिस मीन बोथ प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव लैंड वाज एक्सपेक्टेड टू फर्निश रेवेन्यू एट द सेम रेट। फोर्थ पॉइंट कहता है रेवेन्यू रेट्स आर सो हाई दैट मैनी ज़मींदार बिकम डिफ़ॉल्टर्स। तो जो पॉइंट मैंने आपको कहा था कि अगर सब कुछ सही चले तो ज़मींदार ज़मींदारी करते रहेगा,
उसकी फैमिली करती रहेगी, अगर सब कुछ सही चले तो सही क्या था? सही ये था कि अगर वो अपने रिवेन्यू वो 10th पार्ट जो फिक्स प्रपोर्शन है वो पे कर रहा है ब्रिटिश को, तब तो सही है। अगर वो सही पे नहीं कर पा रहा है तो उसे डिफ़ॉल्टर करार दे दिया जाता था और उसकी जगह और उस ज़मीन का ऑक्शन कर दिया जाता था, फिर एक नया ज़मींदार अपॉइंट किया जाता था। तो परमानेंट सेटलमेंट या जो भी कोई भी लैंड सेटलमेंट जो भी था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? तो ये इम्पैक्ट मैंने सेम रखा है। आप आने वाली सारी वीडियोस में इम्पैक्ट सेम ही मिलेगा। और आपको अगर इस पे एक कोई क्वेश्चन भी आ रहा है मेंस में, तो आपको यही पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट कहता है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ एक नई कंसेप्ट मार्केट इकोनॉमी का। मार्केट इकोनॉमी कैसे हुई? मार्केट इकोनॉमी इस वजह से कि अब लैंड बन गए कमोडिटी। अब वैसा कुछ नहीं था कि किसान अपनी मर्ज़ी से खेती कर रहा है उस पर, क्योंकि अब सबके ऊपर एक बॉस है। किसान के ऊपर एक ज़मींदार है और ज़मींदार के ऊपर एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या चाहिए? रिवेन्यू। और रिवेन्यू जब उसे चाहिए तो वो फोर्स करेगा ज़मींदार को, और ज़मींदार को खुद चाहिए 1 पार्ट ऑफ रिवेन्यू, तो वो फोर्स करेगा पीजेंट को। और इस फोर्स के चक्कर में हो क्या रहा है कि कैश क्रॉप जो कमोडिटी जैसे कॉटन हो गया, इस तरह की चीज़ें किसानों को फोर्स किया गया कि आप इस तरह की चीज़ें ग्रो करो रेदर देन फूड क्रॉप्स। और जब फूड क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे, इस वजह से क्या होगा? फूड इनसिक्योरिटी होगी और फेमाइन भी आ सकता है। फेमाइन के टाइम में फूड इनसिक्योरिटी तो होनी ही होनी है जब आप फूड क्रॉप ग्रो ही नहीं कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि किसानों को एक रेंट देना पड़ता था, और रेंट ना देने अगर फसल अच्छी नहीं, क्योंकि हमने देखा कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लैंड को सिमिलर कंसिडर किया गया। और इस वजह से हुआ क्या कि जिनके पास अनप्रोडक्टिव लैंड है वो तो अपना रेंट पे नहीं कर सकते थे, और रेंट तो पे करना था, नहीं तो उनकी ज़मीनें उनसे छिन जाती, उनको ज़मीनें नहीं दी जाती खेती करने के लिए। तो मनी लैंडिंग एक्टिविटी इससे इंक्रीज़ हुई। साहूकार वगैरह जो आज के टाइम में भी है कहीं गांव में, तो मनी लैंडिंग एक्टिविटी हुई, इंक्रीज़ हुई, किसान कर्ज में जाने लगे। और इन्हीं सब की वजह से क्या हुआ? शार्प एंड सोशल डिफ्रेंशिएशन, सामाजिक भेदभाव बढ़ गया, सामाजिक असमानता बढ़ गई, गरीब गरीब हो गए और जो अमीर थे वो और अमीर हो गए। ठीक है, फोर्सेबल ग्रोइंग कमर्शियल क्रॉप ये हमने देख लिया। और क्या हुआ? जब वो किसान कर्ज में चला गया, गरीब से गरीब हो गया, तब क्या स्टार्ट हुआ? बॉन्डेड लेबर का कंसेप्ट भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि पैसे तो थे नहीं उनको उतने पास। तो बॉन्डेड लेबर अरोज बिकॉज लोन वर गिवन टू फार्मर्स, है ना। लेबर्स आर कुड नॉट पे इट बैक, क्योंकि जब किसान ने उस लेबर ने पैसे लिए रेंट पे करने के लिए और रेंट पे नहीं कर सका, तो उसे बॉन्डेड लेबर बना लिया जाता था। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। अगर आप इस चीज़ के कंसेप्ट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप, मैंने रेफरेंस भी दिए हुए हैं, आप मॉडर्न हिस्ट्री बाय स्पेक्ट्रम प्रेफर कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट सोर्स है इसके लिए क्लास 8th की एनसीईआरटी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस लेक्चर की आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। री अकेडमी सर्च कीजिए और जो डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली। तब तक के लिए थैंक यू।